करने वाले हैं फिजिक्स की। और फिजिक्स जो एक शब्द है ड्राइव किया गया है ग्रीक भाषा के एक शब्द से जिसका मतलब होता है प्रकृति। अर्थात फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं भाई नेचर में जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी, ये फिजिक्स है। अब न्यूटन के एक थीसिस की बात करें तो उन्होंने सेब के गिरने को लेकर ही एक बहुत बड़ी खोज की थी उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की। उन्होंने बताया था कि भी सेब का टूटना और गुरुत्वाकर्षण की खोज। न्यूटन को एक विचार आया कि भाई सारी चीज़ें पृथ्वी के सेंटर की तरफ ही क्यों गिरती हैं। उन्होंने कहा कि भाई अर्थ है ना, हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस चीज़ को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। कि हमारे पास जो अर्थ है वो ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब उसके बाद फिजिक्स को हम कई शाखाओं में बांट सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे यांत्रिकी मैकेनिक्स की, ऊष्मा हीट की, तरंग गति जिसको हम वेव मोशन कह सकते हैं, ध्वनि की जिसको साउंड कहते हैं, प्रकाशिकी जिसको हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में बहुत ज़्यादा मार्क्स में आता है। और एक है विद्युत धारा और विद्युत चुंबक जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं और काफ़ी सारी ये शाखाएं हैं फिजिक्स की। उनमें हम अब बात करेंगे कि फ़िज़िक्स को हम नोन कहाँ से करें, जाने कहाँ से। तो एक टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या हैं भाई? किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की अगर हमें एक्यूरेसी को मेज़र करना है, उसकी सही पूरी जानकारी चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास अमाउंट हम नापें किस में। अब जैसे दूध है, दूध को आप लीटर में ही नापोगे। अब ऐसा नहीं कह सकते कि दूध को आप मीटर में नापोगे। इज़ इट पॉसिबल? नो। तो हमारे पास किसी भी चीज़ को सही से मेज़र करने के लिए हमें रिक्वायर्ड पड़ी हमारी ये राशियाँ, इनकी क्वांटिटीज़। हमारे पास ये दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सदिश राशियाँ और एक होती हैं अदिश राशियाँ। इनकी स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, रिजल्ट हो, भाई जिनमें केवल परिणाम आए, जिसमें से दिशा का कोई लेना देना ना हो। जो त्रिभुज के जोड़ नियम यानी कि डायरेक्शन, हमारे पास ट्राइंगल लॉ क्या है कि भाई कोई चीज़ मान के चलो ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे आगे बढ़ रही है। ये जो एरो मार्क है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं ए, ये बी और ये हमारे पास अगर सी है तो मैं ये कह सकता हूँ ए और बी, ए बी को फॉलो कर रहा है और बी फिर सी को फॉलो कर रहा है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, ये और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आर है, इन दोनों का रिजल्ट आर है, तो यहाँ पर जो आर होगा वो ए प्लस बी के इक्वल होगा। इसे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करते। अगर अब हम बात करें जैसे बात करें हम द्रव्यमान मास की, दूरी की बात करें, भाई दूरी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में पास की गई लेंथ। फिर मैं कहूँगा अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर इस तरह जा रहा है तो मैं इसको दूरी कहूँगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई बंदा ए से बी की दूरी को जो कवर की है ऑब्जेक्ट ने एकदम स्ट्रेट लाइन में मेज़र कर रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें रिजल्ट तो आ ही रहा है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हमें पता चल रही है कि हम किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम आगे बात करें
अगर मैं बात करूं सदिश राशियों की, जिनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों चाहिए रही होती हैं। डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी आपको, मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी। और ये त्रिभुज का जो हमारे पास एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल्स है, उसको भी हम यहाँ पर फॉलो कराएंगे। जैसे मैं कहूँ वेग, विस्थापन, बल, संवेग, और यहाँ एक टर्म और ली जा सकती है जिसको हम कहते हैं वेग, विस्थापन, बल, संवेग और बलाघूर्ण, जिसको टॉर्क के नाम से जानते हैं। टॉर्क है क्या? भाई फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी को, किसी एक एक्साइल पॉइंट के चारों तरफ घुमा देना। मान के चलिए ये आपके पास कोई पॉइंट है, इसके चारों तरफ अगर आप इस बॉडी को घुमा रहे हैं तो ये हमारे पास जड़त्वाघूर्ण जनरेट करेगा। जैसे किसी गेट का, किसी एक्साइल पॉइंट की तरफ, जैसे गेट है आपका दरवाज़ा, उसको आप अगर किसी फिक्स पार्टीशन के साथ बंद करते हैं, खोलते हैं, तो हमारे पास इसी को हम बलाघूर्ण कहते हैं। फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना ही बलाघूर्ण है। तो वेलोसिटी क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितनी देर में हम कितनी दूरी कवर कर पा रहे हैं, कितनी डिस्प्लेसमेंट देख पा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट और भी डिस्टेंस को मैंने आपको डिटेल किया था। तो अगर हम कुछ अदिश राशियों की बात करें तो दूरी है, चाल है, शक्ति है, लंबाई है, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ये सारी की सारी जो राशियां हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम इनको इंग्लिश में जानें तो डिस्टेंस, स्पीड, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, वर्क and electric current and pressure, these all are scalar quantities। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ की, यानी कि सदिश राशियाँ, जिनमें हमें रिजल्ट भी चाहिए होगा, डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए, तो विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र। देखो, विद्युत धारा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं। और दोनों में अंतर ये है कि विद्युत धारा हमारे पास एक अदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र से उस उत्पन्न हमारे पास जनरेटेड एरिया वो एक सदिश राशि है। अब बात करें अगर मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से जनरेट होता है। अगर वैसे ही बात करें चुंबकीय क्षेत्र को बी से इंडिकेट करते हैं और ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत धारा घनत्व भी हमारे पास जे से इंडिकेट किया जाता है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें मूल राशियों की, तो हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, जिनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई, जिसको हम मीटर में मेज़र करते हैं। मूल राशियाँ क्या हैं? जो अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं होती, जो हमें नेचर में हमने बना रखी हैं किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, जो मेन ड्राइव यूनिट्स हैं। कि अगर हमने ये कहा है कि भाई लेंथ को है ना हम मीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है, तो मीटर को हम मीटर हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसको आप सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेगामीटर, डेसीमीटर आदि मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस बेसिक हमारे पास क्या है, वो मीटर है। और वैसे ही समय की बात करें, टाइम सेकंड में मेज़र करते हैं। अगर हम मास की बात करें, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, किलोग्राम में हम मेज़र करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसे हम एम्पियर में इंडिकेट करेंगे। और अगर हम पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो हम इसे मोल में नापते हैं। और वैसे ही ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, और उसके बाद टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में मेज़र कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास कई सारे इसके स्केल्स हैं, आपने पढ़ा होगा वैसे, सी, केल्विन, फ़ारेनहाइट और
केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और रूमर भी हमारे पास एक स्केल होता है, लेकिन ये 3 हमारे पास मेन स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। अब अगर बात करें आगे, अगर ड्राइव्ड यूनिट की बात करें तो वो यूनिट्स जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट हम ड्राइव्ड यूनिट की बात करने वाले हैं। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ये फिजिक्स की जान होते हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया को हम जानते हैं लेंथ। एरिया हमारे पास दो कोई भी साइड की मल्टीप्लाई करने पर जो हमें एरिया मिलता है, इनकी लेंथ इनटू ब्रेथ। नॉर्मली हम एक फॉर्मूला लेते हैं लेंथ और ब्रेथ का, तो लेंथ भी मेजर करोगे आप मीटर में और ब्रेथ भी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। लेकिन अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है और इसको हम एल क्यूब से इंडिकेट करते हैं। वैसे ही अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी भाई कोई भी हमारे पास सब्सटेंस कितना डेंस है उसके मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कितने मास में कितना ज़्यादा वॉल्यूम है तो उतना ज़्यादा वो डेंस होती है बॉडी। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम मोस्ट रिजिड बॉडी की बात करें तो हम वैसे डायमंड को मानते हैं हीरा मोस्ट रिजिड, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसकी डेंसिटी है, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास को m से और मीटर को l से, लेंथ को l से इंडिकेट करते हैं, इसीलिए l क्यूब ml अपॉन m l की पावर 3, दैट्स मीन ml माइनस 3। अगर ऊपर पावर जाएंगी तो माइनस में हो ही जाएंगे। वैसे ही वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं, और एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हमारे पास वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। अगर कोई बॉडी, मान के चलें आपके पास स्कूटर है और आप इस पर राइड कर रहे हैं, स्कूटर पर आप राइड कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड शुरू में अगर 0 थी, आपने चलना शुरू किया और अब कुछ चेंज हो गई है, तो वही हमारे पास कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी आपने चेंज की है, तो उसी को हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। अब मोमेंटम की बात करें, अगर कोई बॉडी, मोमेंटम का मतलब ये है अगर मूव कर रही है कोई भी बॉडी, कोई भी मास अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आगे मूव करे जा रहा है, तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जिसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, जिसकी यूनिट हमारे पास मास की किलोग्राम हो जाएगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और डायमेंशन m/-1। एक टर्म आपने और सुनी होगी जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स कि भाई अगर किसी बॉडी के ऊपर पर्टिकुलर टाइम तक आप फोर्स लगा के रखें तो उसके अंदर पल्स जनरेट हो जाती है, इनकी इम्पल्स, वो बॉडी चलना शुरू कर देती है। और इम्पल्स की जो वैल्यू है वो बराबर होती है मोमेंटम चेंज के। जैसा कि हमने पढ़ा है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए मोशन को लेकर। न्यूटन के 3 लॉ आते हैं हमारे पास। न्यूटन के 3 लॉ हमने मोशन को लेकर पढ़े हैं। न्यूटन के 3 नियम हैं मोशन को लेकर। जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर जो इनहर्टेड मास है ना, वही उसका इनर्शिया कहलाता है। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो उसका द्रव्यमान है वही उसका जड़त्व कहलाता है। इनर्शिया को जड़त्व कहते हैं। तो इनहर्टेड मास
of any object is known as its inertia. इनर्शिया जो हमारे पास मास है किसी ऑब्जेक्ट का, उसी को हम कहते हैं जो उसके अंदर पाया जाता है। अब एक चीज़ आती है इसमें, और कि भाई लॉ जो न्यूटन ने दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या था? तो उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारे पास मान के चलो ये कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, कोई वुड ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा, और ये किसी फर्श के ऊपर पड़ा है, तो ये तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप इसकी स्टेट को चेंज ना करें। मतलब अगर ये चल रहा होगा तो चलता रहेगा, मूवमेंट में होगा तो मूवमेंट में ही होगा, रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी किसी फर्श के ऊपर फेंकी जाती है, थोड़ी देर चलकर रुक जाती है, क्यों रुकती है? क्योंकि उसके और फर्श के बीच में एक फोर्स वर्क कर रही होती है जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। स्मॉल एफ से हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई फोर्स ही काम ना करे तो क्या बॉडी कभी रुक पाएगी फर्श के ऊपर? कभी नहीं रुकेगी। तो वैसे ही इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसकी स्टेट को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम चेंज नहीं करते। इसको ही हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड लॉ की, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें देखा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या बताया था उन्होंने कि अगर हम जानते हैं कि किसी बॉडी को हमें एक्सेलरेट करना है, किसी भी बॉडी को अगर हमें एक्सेलरेट करना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ और पढ़ी है हमने, जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी चेंज और टाइम चेंज, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज करोगे तो आपके पास टाइम के साथ चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी अभी, पी जो है मोमेंटम हमारे पास एम वी के इक्वल होता है, तो डेल पी को हम एम इंटू डेल वी भी लिख सकते हैं। तो एम डेल वी को हम डेल पी ले सकते हैं। इससे हमारे पास फोर्स जनरेट होगा। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स जो हम किसी बॉडी के ऊपर लगाने वाले हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी मोमेंटम अचीव कर पाएगी? नो। तो उन्होंने यही बताया था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, सेकंड लॉ में यही बताया गया है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रही हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनकी जैसे पहले था वैसा ही अब रहेगा। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। मोमेंटम initial and final momentum remains conserved. तो ये कहना किसका है? ये न्यूटन का कहना है। बाकी जो आने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ड्राइव फॉर्मूले, उनको हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।